क्या दोस्तों आपको पता है 22 डिग्री सर्कुलर हेलो क्या है? माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, यानी कि आज ही 30 मई बोले तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं हमारी ही YouTube चैनल जीके 2020 की यह इमेज है और गोवा राज्य से संबंधित एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। पिछले साल हमने यह वीडियो अपलोड किया है और तकरीबन 55 ऐसे क्वेश्चन है जो गोवा राज्य से संबंधित है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और एक बार यह 28 मिनट का वीडियो आपने देख लिया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका गोवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो प्लीज दोस्तों हमारी चैनल जीके 2020 के प्लेलिस्ट में जाकर स्टेट वीडियो में जाकर हमारा यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम बात करते हैं गोवा राज्य के। तो 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। दमन और दीव गोवा से अलग हो गए थे और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया गया था, यानी कि गोवा हमारा भारत देश का 25वां राज्य घोषित किया गया था। कब? 30 मई 1987 को। और गोवा राज्य के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो गोवा की बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए, जैसा कि गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। गोवा की कैपिटल का नाम क्या है? पणजी। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस प्रति वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि गोवा स्थापना दिवस 30 मई को और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, क्योंकि ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था गोवा को और इसीलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों गोवा से संबंधित जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं क्योंकि आपकी भलाई इसी में ही है। और बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, क्या इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसको चुना गया है? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में भारतीय महिला जगजीत पवाड़िया को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जगजीत पवाड़िया। इमेज में आप देख सकते हैं वो बन गई है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष। तो जगजीत पवाड़िया वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है। इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है, नाम मत भूलिएगा, नाम है जगजीत पवाड़िया और हमारे भारत देश की है। और जगजीत पवाड़िया 2015 से इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य है। वह 2016 में बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष चुनी गई थी, अब 2021 में अध्यक्ष बन गई है। और अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और इस अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों जगजीत पवाड़िया INCB मेंबर्स, यानी कि 2015 में वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य थी, वो बन गई है अध्यक्ष। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स और यह दिवस मनाया जाता है
29 मई को, यानी कि कल ही यह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यहां पर इमेज में पढ़िए क्या लिखा है, 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। कब मनाया जाता है, 29 मई को। तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना एवं उन्हें सम्मान प्रदान करना, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कब गठित किया गया था, 29 मई 1948 को पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन गठित किया गया था और इसीलिए यह महत्वपूर्ण दिवस प्रति वर्ष 29 मई को मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसकी थीम भी तय की जाती है। तो 2021 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या है, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2021 इज द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और यहां पर भी ऑफिशियल इमेज में थीम पढ़ सकते हैं, 2021 के यह इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2021 की थीम है द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और दोस्तों इसे हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, तो पढ़िए, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है, स्थायी शांति के पथ पर शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं के सशक्तिकरण में सुधार। इसी थीम के साथ यह दिवस मनाया जा रहा है और 1947 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 4000 लोग मारे गए हैं और उनको याद करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कौन से खेलों में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी होंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है अशोक कुमार। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती खेलों में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुश्ती। इमेज में आप देख सकते हैं अशोक कुमार को। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम था, यानी कि हमारे अशोक कुमार को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में शामिल किया गया है। और अशोक कुमार लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी है। इमेज में आप देख सकते हैं, यानी कि पिछले ओलंपिक में भी रेफरी की भूमिका निभाई थी और इस साल के टोक्यो ओलंपिक में भी रेफरी के रूप में नजर आएंगे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विलियम शेक्सपियर का निधन हो गया, वे कौन थे। इमेज में आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर का निधन हो गया। कोविड-19 टीकाकरण कराने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विलियम शेक्सपियर। बोले तो कोविड-19 टीकाकरण कराने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति, लेकिन एक और भी विलियम शेक्सपियर थे, आपने कहीं पढ़ा है और विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात करते हैं इस विलियम शेक्सपियर की। तो यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो, कोविड वैक्सीन लेने वाले दुनिया के पहले पुरुष नहीं रहे, नाम था विलियम शेक्सपियर। कोविड-19 टीकाकरण कराने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रचने वाले ब्रिटेन में एक 81 वर्षीय पेंशन भोगी की किसी दूसरी बीमारी से मृत्यु हो गई है, यानी कि कोविड-19 टीकाकरण के कारण निधन नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी बीमारी के कारण निधन हो गया है। और विलियम शेक्सपियर पिछले साल 8 दिसंबर को यूनिवर्सिटी अस्पताल कोवेंट्री और वारविकशायर में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वाले पहले व्यक्ति बने थे और जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हुई थी। नाम मत भूलिएगा, विलियम शेक्सपियर। तो वो पहले व्यक्ति यानी कि पुरुष थे, लेकिन पहली महिला कौन थी, तो देखो विलियम शेक्सपियर से पहले दुनिया की पहली शख्स 91 वर्षीय मार्गरेट किनन के तुरंत बाद उसी अस्पताल में पहली फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की डोज विलियम शेक्सपियर को दी गई थी, यानी कि विश्व में पहले ऐसे पुरुष जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन लिया है, नाम था विलियम शेक्सपियर, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और पहली महिला है मार्गरेट किनन, और दोनों ने कौन सी वैक्सीन ली है, फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन ली है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में स्मार्ट विंडो मटेरियल किसने विकसित किया है। स्मार्ट विंडो मटेरियल
विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। और आईआईटी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी का पूर्ण स्वरूप। और स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफी मददगार होगा। और यह स्मार्ट विंडो मटेरियल ने एक महत्वपूर्ण ग्लास तैयार किया गया है। तो इस ग्लास का उपयोग कहां पर किया जा सकता है? विमान में, बस में, या तो जो ग्रीन हाउस है वहां पर, या तो कार में इस स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह स्मार्ट ग्लास वाहनों, लोकोमोटिव, हवाई जहाज और ग्रीन हाउस आदि में कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसे विकसित किया है आईआईटी के शोधकर्ताओं ने, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने। तो आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने उत्कृष्ट धातुओं का उपयोग करके स्मार्ट विंडो ग्लास तैयार किया है, जो मौसम, जलवायु की स्थिति के आधार पर सौर विकिरण की तीव्रता को नियंत्रित कर सकता है। तो नाम मत भूलिएगा, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है स्मार्ट ग्लास। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं एरिक कार्ले एक जाने माने साहित्यकार एवं चित्रकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एरिक कार्ले एक जाने माने बाल साहित्यकार एवं चित्रकार थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं एरिक कार्ले को। एरिक कार्ले एक विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी बाल साहित्यकार, चित्रकार और डिजाइनर थे। और एरिक कार्ले का जन्म कब और कहां हुआ था? 25 जून 1929 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में एरिक कार्ले का जन्म हुआ था और निधन हाल ही में 91 वर्ष की आयु में हो गया है। और उनकी एक वर्ल्ड फेमस किताब थी, इनका नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, और इसके लेखक कौन है? एरिक कार्ले। तो एरिक कार्ले की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम द वेरी हंग्री कैटरपिलर, जो 1969 में प्रकाशित हुई और वर्ष 2018 तक लगभग 50 मिलियन प्रतियां बिक चुकी थी। किस किताब की? द वेरी हंग्री कैटरपिलर की। और 60 से अधिक भाषाओं में इस किताब का अनुवाद भी किया गया है। और इस किताब की फ्रंट पेज को इमेज में आप देख सकते हैं। और एरिक कार्ले ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया और बाद में उन्हें कोरिया युद्ध के दौरान सेना में शामिल कर लिया गया। और सेना से लौटने पर वे द न्यूयॉर्क टाइम्स में पुनः शामिल हो गए थे। यानी कि एक जाने माने बाल साहित्यकार एरिक कार्ले का निधन हो गया है। आठवां क्वेश्चन, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस कॉफी टेबल बुक किसने लिखी है? लेखक आपके सामने है, नाम है आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक एक कॉफी टेबल बुक लिखी है। और इस किताब की फ्रंट पेज को भी इमेज में आप देख सकते हैं। क्या लिखा है? आदित्य गुप्ता 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। और बहुत ही एक उम्दा हेतु भी आदित्य गुप्ता ने तय किया है। क्या? कि दिल्ली के एक उद्यमी और पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने अपनी हाल ही में जारी किताब 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस की बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। क्या? कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य इस किताब की बिक्री से रखा है। और यह किताब की बिक्री से प्राप्त हुए धन की राशि का उपयोग एक एनजीओ में दान दिया जाएगा। तो 250 पृष्ठों में फैली 350 आश्चर्यजनक छवियों वाली कॉफी टेबल बुक आदित्य गुप्ता द्वारा लिखी गई है। और पुस्तक 2019 में 50 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लेखक के अनुभव को बताती है। यानी कि 2019 में आदित्य गुप्ता ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। उस वक्त उन्होंने 350 आश्चर्यजनक छवियां अपने कैमरे में कैद की थी और इस छवियों की एक कॉफी टेबल बुक बनाई गई है, जो हाल ही में लॉन्च की गई है। और किताब से होने वाली आय एनजीओ चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी कि क्राई को दी जाएगी। तो यह भी याद रख लीजिए कि चाइल्ड राइट्स एंड यू यह एक एनजीओ है और 1 करोड़ रुपए की राशि इस किताब से जो अर्जित होने वाली है वो दी जाएगी इस एनजीओ को। लेखक कौन है? आदित्य गुप्ता। वेरी नाइस। 9वां क्वेश्चन, वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव कौन बने थे?
वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमने करंट अफेयर में याद क्यों किया? क्योंकि 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई। 27 मई 2021 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और पंडित नेहरू जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। इलाहाबाद का अब नाम है प्रयागराज। और वर्ष 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने थे। और वर्ष 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। और उन्हें वर्ष 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कई अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा था। और भारत के यह पहले प्रधानमंत्री थे। तो उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो नेहरू जी सर्वप्रथम वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी से काफी अधिक प्रभावित हुए। नेहरू जी बच्चों से काफी अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण देश भर में प्रत्येक वर्ष नेहरू जी के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भारत देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 10वां क्वेश्चन, हर साल 29 मई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रति वर्ष 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 मई बोले तो अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। लेकिन अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है? इसी दिन को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वह एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। यानी कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए यह अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रति वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। और 29 मई अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किसने और कब किया था? तो नेपाल देश ने साल 2008 से महान पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के निधन के बाद यह इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाने का फैसला लिया था। कब से? 2008 से। और यहाँ हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ यह 11वां क्वेश्चन भी करंट अफेयर में है। क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड सांग यिन हंग ने तोड़ा, जो हांगकांग की रहने वाली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सांग यिन हंग। नाम मत भूलिएगा, इमेज में आप देख सकते हैं। सांग इन हंग कहां की रहने वाली है? हांगकांग की रहने वाली है। और सांग ने अपने तीसरे प्रयास में 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर की चढ़ाई की। और इससे पहले 2017 में सांग शीर्ष पर चढ़ने वाली पहली हांगकांग की महिला बनी थी। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि 2017 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हांगकांग की पहली महिला भी बनी थी, सांग इन हंग। और सांग इन हंग ने नेपाली महिला फोन्जो जांगमो लामा के 39 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी करने का पिछला रिकॉर्ड था, उसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। यह नई ऊंचाई है क्योंकि हाल ही में 2020 में नेपाली और चीनी अधिकारियों द्वारा यह नई ऊंचाई दर्ज की गई थी। और एवरेस्ट पर 2019 तक लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई शव वर्तमान में भी पहाड़ पर पड़े हैं। यानी कि माउंट एवरेस्ट के रास्ते में वर्तमान में भी यह शव पड़े हैं। 12वां क्वेश्चन, एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी DRDO ने विकसित की है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपने अद्वितीय 2000 मीट्रिक टन आइसोथर्मल फॉर्ज प्रेस का उपयोग करके कठिन से विकृत टाइटेनियम मिश्र धातु से उच्च दबाव कंप्रेसर डिस्क के सभी 5 चरणों का उत्पादन करने के लिए निकट आइसोथर्मल फॉर्जिंग तकनीक विकसित की है। यानी कि यह हमें याद रख लेना है कि यह एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की है DRDO की एक प्रयोगशाला ने। तो यह प्रयोगशाला का नाम क्या है तो पढ़ो, टेक्नोलॉजी का विकास हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख धातु कर्म प्रयोगशाला रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि DMRL द्वारा विकसित की गई है। और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण तकनीक है जो हाल ही में DRDO की इस प्रयोगशाला ने विकसित की है। और बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर बोले तो DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। और किस मंत्रालय के अधीन DRDO कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन DRDO कार्य करता है। 13वां क्वेश्चन, 22 डिग्री सर्कुलर हेलो के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 22 डिग्री सर्कुलर हेलो यह एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना है जो हाल ही में बेंगलुरु में देखी गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना। इमेज में आप देख सकते हैं यह है 22 डिग्री सर्कुलर हेलो घटना। तो हाल ही में बेंगलुरु में कुछ क्षणों के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया जो कि एक दुर्लभ ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटना थी जिसे 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहा जाता है। दोस्तों पिछले साल भी हमारे यहाँ 22 डिग्री सर्कुलर हेलो की घटना देखी गई थी। तब मुझे पता नहीं था कि इस घटना को 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहते हैं। और यह घटना लोकप्रिय रूप से 22 डिग्री सर्कुलर हेलो के रूप में जानी जाती है और यह मुख्यतः तब देखी जाती है जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें पक्षाभ मेघों में मौजूद हेक्सागोनल बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से विक्षेपित या तो अपरिवर्तित होती है और इसे मून रिंग या विंटर हेलो के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है। इसे कलाइडोस्कोप प्रभाव क्या कलाइडोस्कोप इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इन्हें 22 डिग्री हेलो कहा जाता है क्योंकि हेलो या वलय में सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर 22 डिग्री की स्पष्ट त्रिज्या होती है जो हाल ही में बेंगलुरु में देखी गई। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र के पालघर जिले का घोलवड़ गांव किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पालघर जिले का घोलवड़ गांव चीकू के उत्पाद के लिए पूरे विश्व में ख्यात है और इस चीकू को GI टैग भी मिला है और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को चीकू की एक खेप निर्यात की गई और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो फ्रांसिस राठौड़, मयूरी अशोक परमार, पटेल उर्वशी, कांता राठवा, नीलोफर मीर, दिव्या पटेल, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है चीकू। और आगे मैं आपको बताऊं तो HR हंसा, अनिल डाभे, पिनल प्रजापति, चौधरी प्रतीक ने इस क्वेश्चन के बारे में पूरे सेंटेंस में आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रहलाद फतेप्रा, सोलंकी शैलेश कुमार R, उमा सैनी, भावना तड़वी, तेजस प्रजापति, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? सच कहूं तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। विथ इमेज मैंने आपको बता दिया है कि सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है। ओके, आंसर लिख दीजिए। एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।